सो चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने आ रहे हैं। तो सेमेस्टर 3 का टैक्स का अनदर चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में हेडिंग दे दीजिए। निकालिए कॉपी, निकालिए ना, हेडिंग दे दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताते जाएंगे, लिखाते जाएंगे और उसके बाद फिर कोचिंग का स्टडी मैट से हम लोग सम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, बेसिस ऑफ चार्ज। पॉइंट नंबर 1, बेसिस ऑफ चार्ज। चलिए अब पहले समझेंगे फिर हम लोग लिखेंगे। खाली हेडिंग लिख के छोड़ दिए बेसिस ऑफ चार्ज। चैप्टर का नाम लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए बेसिस ऑफ चार्ज। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, किसको बोलते हैं, क्या मतलब है इसका। इंडियन इनकम टैक्स का सेक्शन 22 से सेक्शन 27 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 22 टू 27, सेक्शन 22 से लेकर 27 के में इनकम टैक्स का जो बुक है, इनकम टैक्स का एक तरह का लॉ है। तो इनकम टैक्स के बुक में सेक्शन 22 से सेक्शन 27 के बीच में किसके बारे में लिखा हुआ, बताइए, हाउस प्रॉपर्टी। अब यह हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब बोलेंगे, तो कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलने के लिए कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बाबू, सिंपल है। आपसे पूछेगा डिफाइन बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 4 मार्क्स में दे दिया कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज बताइए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोई भी इनकम को कहने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, लिखिए। पॉइंट नंबर 1, बेसिस ऑफ चार्ज तो हेडिंग दे ही दियो। अब लिखो पॉइंट नंबर 1 या ए, जो भी लिखना लिखिए, बोले लिखिए फॉलोइंग। आ जाए पहले डायरेक्ट पॉइंट लिखिए। द प्रॉपर्टी मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। द प्रॉपर्टी मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 2, द प्रॉपर्टी मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 2, एसएससी मस्ट बी द ओनर। और पॉइंट नंबर सी, द प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट। बस 3 बात, प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट। देखिए भाई पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको आज। तो क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी कब बोलेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी कब बोलेंगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी बोलने के लिए कितना कंडीशन है बताइए, 3। पहला कंडीशन क्या बताइए कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, इट शुड बी लेट आउट, कि ये लेट आउट होना चाहिए, मतलब भाड़ा का होना चाहिए। और तीसरा, आप उसका मालिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरा एक तो प्रॉपर्टी है और उसको हम भाड़ा लगाते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये जिसमें आपको हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, इसका ओनर कौन है, हम ओनर है और ये हाउस प्रॉपर्टी भी मेरा है। इसको अगर हम भाड़ा लगा देते तो वहां से कुछ पैसा कमाते, उस कमाई को क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहने के लिए कितना कंडीशन है बताइए, कितना कंडीशन बोलो, देयर मस्ट बी लैंड एंड यस। दूसरा, यू शुड बी द ओनर, आप उसका क्या होना चाहिए, ओनर। और तीसरा, इट शुड बी लेट आउट। मतलब देखिए जैसे मेरा कोचिंग है, ये रूम मेरा है और इसमें हम खुद का कोचिंग पढ़ा रहे, तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी होगा, नहीं। अगर आप अपना पर्पस के लिए यूज कर ले रहे हो, अपना बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तब तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुआ। अगर यही रूम हम किसी और को भाड़ा देते तो वहां से भाड़ा आता और उस समय जो पैसा आता वो किस कैटेगरी में जाता बताइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको अगर आप बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो अगर या तो आप बाड़ी वाला हो या तो आप बाड़ी वाली हो, आइदर आप बाड़ी वाला हो या फिर बाड़ी वाली हो, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का मालिक आप हो जाएंगे और आपका जो इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। आदमी का सोर्स ऑफ इनकम में ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। क्या बताइए, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कि आप एक बात समझिए, एक तो हम घर खरीदे। अब अगर हम एक तो घर खरीद रहे तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो गया, घर भी मेरा पास रह गया, वो घर को हम भाड़ा लगा दिए, तो भाड़ा लगा के जो भाड़ा आएगा वो भी मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अगर कोई आदमी का मान लीजिए 5 घर भाड़ा लगा दिया और 10,000 रुपये एक भाड़ा घर से आता है,
तो 50,000 उसका महीना हो गया, उसको नौकरी करने का दरकार नहीं, कोई जॉब वॉब करने का जरूरत नहीं। तो जो भी लोग ऐसा करते हैं वो इनकम किस कैटेगरी में जाएगा बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया या तो आप बाड़ी या तो बाड़ी वाला हो। लेकिन एग्जाम में तो लिख के नहीं आओगे बाड़ी वाली हो या बाड़ी वाला हो। एग्जाम में क्या लिखोगे कि कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलने के लिए कितना कंडीशन है बाबू? पहला, दैट इट शुड बी लैंड एंड, दूसरा यू शुड बी द ओनर, और तीसरा इट शुड बी लेट आउट। ये क्या होना चाहिए बाबू? लेट आउट। लेट आउट मतलब आप किसी को भाड़ा लगाएं, बात समझे? तो ये चीज कॉन्सेप्ट हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसको बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिए पॉइंट नंबर 2। आज पूरा कॉन्सेप्ट है, लिखिए पॉइंट नंबर 2। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 to 27। 22 कैसे लिखोगे समझिएगा ना? 22 TO2 27 27, ठीक है। कॉपी एकदम फेक्टो फ्रेश नया कॉपी बना लीजिए, बना लियो ना बाबू? हाँ, बस 2 ही तो कॉपी बनाना है, कॉस्ट का और टैक्स का। बाकी सब सब्जेक्ट का बुक फ्राइडे तक आ ही जाएगा, फ्राइडे या सैटरडे तक प्रिंटेड बुक हम लोग का आ जाएगा। बुक तो रेडी ही है, बस प्रिंट करने वाला देरी करता है। क्या लिखा हो बताइए? इस डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 to 27। इसको डिफाइन किया गया, कौन सा सेक्शन है बताइए? 22 से 27, सेक्शन 22 से 27 में इसको डिफाइन किया गया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक सिर्फ 2 बात आपको पढ़ा है। पहला कि इसका सेक्शन क्या बताइए? 22 से 27, और दूसरा कि कोई भी प्रॉपर्टी को या कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलने के लिए क्या कंडीशन है। कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलने के लिए व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड। अगर मान लिया ऐसे पूछ गया, एक्सप्लेन द एसेंशियल कंडीशन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? तो 3 कंडीशन। पहला क्या बताइए? इट शुड बी लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा, यू शुड बी द ओनर। तीसरा, यस, इट शुड बी लेट आउट। लेट आउट मतलब होता है भाड़ा लगाना। अगर आप खुद रहते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलते हैं बाबू? धीरे धीरे ये सारा वर्ड आप सुनोगे। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आऊं। चलिए, आज पूरा थ्योरी क्लास है, मतलब उस टॉपिक का थ्योरी क्लास, मतलब टैक्स का थ्योरी क्लास है, बस समझे ना। फिर अगला दिन में उसका फॉर्मेट, फिर उसके बाद सम्स, इस तरह से टैक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मतलब टैक्स में क्या है? पहले थ्योरी समझना होगा आपको, रूल समझेंगे तभी आप सम्स बना पाएंगे, नहीं तो सम्स आप नहीं बना पाएंगे। चलिए दूसरा लिखिए पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 3 हो गया ना। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप स्पेलिंग बोले क्या? DEEMED, डीम्ड ओनरशिप। स्पेलिंग बोलेगा DEEMED, डीम्ड ओनरशिप। ब्रैकेट बगल में ना ब्रैकेट देके लिख लीजिए सेक्शन 27। सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप का बात लिखा गया है। चलिए अब समझते हैं, फिर से बोले तो बाबू डीम्ड ओनरशिप लिख लिए। सेक्शन कितना बताइए? 27। अब प्यार से इसको समझते हैं कि डीम्ड ओनरशिप क्या होता है। आपको एग्जाम में बोलेगा 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का दे देगा, बोलेगा कि डिफाइन डीम्ड ओनरशिप। वो तो डीम्ड ओनरशिप का मतलब बताइए क्या होता है। देखिए, व्हेन यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी यू आर कॉल्ड डीम्ड ओनर। जब आप किसी प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं होते हो, इसको हम डीम्ड ओनर बोलते हैं। लीगल ओनर मतलब इसको बहुत लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोलिए आप कि जब आप मालिक नहीं हैं, मालिक के जैसा है। मालिक नहीं हो तुम, मालिक के जैसा। जैसे अब ऐसा केसेस क्या हो, कब कब होता है? तो डीम्ड ओनर यू कैन से इट द ओनर विच द पर्सन हु लुक्स लाइक द ओनर, जो मालिक के जैसा है, जो मालिक के जैसा है। द पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली द ओनर बट दे आर कंसीडर्ड एज द ओनर इन द आइज ऑफ लॉ, जिनको लॉ की नजरों में मालिक जैसा माना गया है। मालिक है नहीं, लीगल ओनर, एक्चुअल लीगल ओनर नहीं है वो, लेकिन उसको मालिक जैसा माना गया है, तो उसको बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड ओनरशिप, तो डीम्ड ओनरशिप मींस नॉट द लीगल ओनरशिप बट दीज आर कंसीडर्ड एज द ओनर इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में इन लोगों को भी क्या माना जाता है बताइए? मालिक। मालिक नहीं है लेकिन इन लोग को भी मालिक जैसा माना जाता है, उसको बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप। क्या बोलते बताइए? क्या बोलते? बोलो जल्दी बोलो ना। यस, तो आज से पूछेगा डीम्ड ओनरशिप का 5 एग्जांपल दीजिए। लिखिए पॉइंट नंबर ए, चल पॉइंट नंबर ए लिखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस।
अब देखिए मतलब क्या है भाइयों और बहनों, एक जमाना में ना हम लोग वर्ड क्या यूज करते थे, एक जमाना में हम लोग वर्ड यूज करते थे हस्बैंड वाइफ। अभी लोग हस्बैंड वाइफ वर्ड यूज नहीं करते, बिकॉज इट डज नॉट साउंड वेरी ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत नहीं लगता सुनने में, इसीलिए लोग हस्बैंड वाइफ नहीं बोलते, लोग क्या बोलते हैं स्पाउस। पहले तो स्पाउस का मतलब समझना होगा भाई, स्पाउस क्या है, टैक्स हम आपको क्या बोले, टैक्स एक लॉ है, एक एक करके आपको समझना होगा। तो हस्बैंड और वाइफ का पहले जमाना में कॉन्सेप्ट होता था, बस लड़की क्या बोलती थी, माई हस्बैंड, लड़का क्या बोलता था, माई वाइफ। अभी दोनों के लिए कॉमन वर्ड आ गया, जैसे हम लोग कहते हैं टीचर, तो टीचर डज नॉट डिफाइन द जेंडर, टीचर कोई जेंडर को डिफाइन नहीं करता है, टीचर शब्द मतलब इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, यस और नो गाइस। लेकिन सर बोलने से सर, मैडम बोलने से मैडम, लेकिन जब आप टीचर कहते हो, टीचर कहने से क्या पता चलता है कि भाई इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। सिमिलरली एक खूबसूरत सा वर्ड टैक्स में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पाउस। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप जाओगे, फॉर्म वॉर्म फिलअप करोगे कभी भी फ्यूचर में, तो देखोगे वहां पे वर्ड आ रहा है स्पाउस। स्पाउस कौन होता है, मतलब माई स्पाउस। स्पाउस मतलब कौन, आपके वो, आपके वो। अब वो मतलब क्या, अगर आप लड़की हो तो आपका पति, अगर आप लड़का हो तो आपका पत्नी। इसीलिए टैक्स वाला लोग एक वर्ड में क्या यूज किया बताइए, स्पाउस। हियर यू डोंट यूज द वर्ड हस्बैंड वाइफ, व्हाट यू से, यू से स्पाउस। अब क्या कहते हो बताओ, स्पाउस। स्पाउस है मेरा, स्पाउस मतलब क्या हो गया, अगर आप लड़की हो तो पति, लड़का हो तो आपका पत्नी। बस समझे, लड़का का तो पति नहीं ना होगा, बस लड़का का पत्नी ही होगा, स्वाभाविक सा बात है। तो स्पाउस मतलब आपका ऑपोजिट वाला पार्टी, उसको क्या बोलेंगे बाबू, स्पाउस। और देखिए अगर आपने किसी को, सुनो यहां पे लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को, अगर कोई अपना पत्नी को, जैसे आप किसी का हाथ थामते हो, उसके साथ साथ वो आपका प्रॉपर्टी में भी हाथ बढ़ा देता है, बात समझ रहे ना। तो आप अगर किसी का हाथ थामते हो, आप देखो ना कितने सारे केसेस ऐसे हैं इंडिया में, जहां पर बहुत सारे केसेस हम लोग का देश में, देश ही इतना बड़ा है कि केस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। बस हम लोग देश में कितना सारा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस है, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। एक्ट्रेस के लोगों के साथ तो नहीं होता, एक्टर लोगों के साथ ही होता है। बस समझे ना, कितना सारा केसेस है बताइए, जहाँ पर शादी किया है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल बाद डाइवोर्स ले लिया, 50% प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, 60% प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। तो देखो स्पाउस मतलब जब आप किसी से शादी कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉपर्टी पे उनका हक आ जाता है। तो आपके जो वो है ना, वो मतलब कौन, अगर आप लड़की हो तो पति, लड़का है तो पत्नी। बात समझे। देखिए अब देखो, जैसे कोई अपना गर्लफ्रेंड का नाम पे प्रॉपर्टी दे दिए, तो कोर्ट में जब आप जाइएगा ना, तो कोर्ट में पूछता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दे। ऐसे नहीं होता है, आप किसी का भी नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। आपको जो लीगल मैरिज है, लीगल मैरिज मतलब जो शादीशुदा व्यक्ति है, उसके लिए ही वर्ड यूज किया जाता है स्पाउस। बात समझे। अब निब्बा निबलक तो 8-9 का बच्चा लोग बोलता है कि तुम मेरा वाइफ हो, हम तुम्हारा हस्बैंड है, तो लोग बच्चा लोग खेलता है, बात समझ ना, बात वाइफ हस्बैंड, लोग बच्चा लोग मजाक बना लिया। उसको उतना बेचारा को, वो नादान है, नादान समझते हो, उसको उतना नॉलेज नहीं है जिंदगी का। बात समझे, बात बोलेगा तुम मेरा वाइफ हो, बोलेगा तुम मेरा हस्बैंड हो, तो निब्बा निब्बी लोगों क्या बोलिएगा। लेकिन रियलिटी में क्या है, ये लीगल एक रिश्ता होता है। बात समझे, मैरिज एक लीगल रिलेशनशिप है। बात समझे, इंडिया जैसे कंट्री में लीगल रिलेशनशिप को ही मैरिज कहते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग, आपको पूरा दुनिया जो है, समाज जो है, उसको स्वीकार कर लेता है। तो अगर आपने अपने पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी दिया है, या पत्नी ने अपने पति के नाम पे कोई प्रॉपर्टी दिया है, बात समझे ना, तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, डीम्ड डोनर। मतलब समझिए, बाड़ी वाला खरीदा है प्रॉपर्टी, लेकिन उसका जो धर्म पत्नी है वो उस प्रॉपर्टी का कैसा होना है बताइए, डीम्ड डोनर। मतलब इन हिज एब्सेंस, अगर उसका पति नहीं है तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डीम्ड ओनर में पहला एग्जांपल कौन आ गया बताइए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस। वाइफ वर्ड मत यूज करिए, स्पाउस। बस देखो, अमीर होने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, अमीर व्यक्ति से शादी कर लीजिए, नहीं ना, सबसे सिंपल तरीका। और तो कोई सिंपल तरीका नहीं। जैसे आपको अभी बड़ा बड़ा सपना है कि वो ये करना लेकिन आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं आ रहा, 4-5 तो सप्ली खा के बैठे हो, तो अब क्या करोगे, कुछ मत करो, एक तो अमीर आदमी को, अमीर कस्टमर खोजते रहो कि भाई कौन सा अमीर आदमी है, बहुत रिच आदमी, उससे शादी कर लीजिए, बात खत्म। क्या जैसे शादी करिएगा आप कैसा ओनर बन जाइएगा, डीम्ड ओनर। कोई भी, दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर लड़का मान लीजिए अमीर लड़की से शादी कर लिया, डीम्ड ओनर। लड़की अगर मान लीजिए अमीर लड़का से शादी कर ली, क्या हो गया, डीम्ड ओनर। समझ रहे डीम्ड ओनर क्या होता है, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा लिखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड। 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 देखिए बाबू, देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड का मतलब क्या हो गया बताइए। अगर आप
अगर आप देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड मतलब फिर वही, जब पति पत्नी का बात होगा तो फिर बच्चा को कैसे छोड़ देंगे, तो बच्चा भी क्या हो जाता है बताइए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड का मतलब हो गया अगर आप अपना कोई बच्चे, देखो अगर कोई माइनर चाइल्ड नहीं, माइनर क्यों यहाँ पे यूज किया गया, माइनर मतलब होता है वो इंसान जिसका उम्र 18 साल नहीं, जो बात बात में बोलता रहता है मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, वो आदमी को माइनर बोलते हैं जिसका उम्र 18 साल नहीं। तो अगर जैसे मान लीजिए आप अपना पापा के पास जाके बोले पापा पापा, क्या बोले बताइए, पापा पापा हमको एक तो बाइक खरीद दीजिए, तो पापा बोलेंगे कि तुमको बाइक खरीद देंगे, चलो। जैसे अभी धनतेरस आ रहा, धन का वर्षा होगा, ऐसा आदमी लोग मानता है, बात समझे, तो धन का वर्षा होगा। अब जाकर के क्या करिएगा बताइए, जाके आदमी होता है ना, लोग इंडिया में क्या माना था कि धनतेरस का दिन में आदमी को कुछ खरीदना चाहिए, तो आप भी बोले पापा पापा हमको बाइक खरीदिए, तो पापा आपको लेके जाएंगे, लेकिन आपका नाम पे बाइक नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका उम्र अभी 18 साल नहीं हुआ है, क्योंकि तुम बच्चा हो ना बाबू, क्या हो, बच्चा हो। और अगर आप बच्चा है तो आपका नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदा जा सकता है। तो आपके उस केस में पापा जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं, या पापा जो गाड़ी खरीदे, या पापा जो भी चीज खरीदे, उसका आप मालिक है, लेकिन कैसा मालिक है, डीम्ड ओनर। यू आर नॉट द लीगल ओनर, यू आर लाइक द ओनर। तो मालिक तो नहीं हो, मालिक के जैसा। बस मेरे लिखिए, कितना पॉइंट हो गया बताइए, 2। तीसरा लिखिए, होल्डर ऑफ impartiable state, holder of impartiable, IMPARTIABLE, holder of impartiable state, holder of impartiable state, ESTATE, holder of impartiable state, ESTAT, state, state का मतलब ESTAT, state, स्टेट, स्टेट और स्टेट में फर्क होता है। स्टेट मतलब राज्य और स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, बोलते हैं ना रियल स्टेट। तो यहां पर स्टेट हो गया, क्या हो गया बाबू, स्टेट। तो बताइए अगर आप क्या लिखे, पॉइंट बताइए, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पापा का एक तो जमीन है और आप लोग 3 भाई है। अगर आपके पापा का कोई प्रॉपर्टी है और आप लोग कितना भाई है बाबू, 3 भाई, और उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जब तक उसका बंटवारा नहीं हुआ है तब तक आप लोग तीनों कैसा ओनर है, डीम्ड ओनर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, पानी का तरह। देखिए, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल स्टेट मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा है, इम्पार्शियबल मतलब बंटवारा नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है और आप लोग 4 भाई या चारों भाई उसका मालिक है, तो उस केस में आप कैसा मेंबर है बताइए, कौन सा ओनर होगा बताइए, डीम्ड ओनर। कैसा ओनर बताइए, डीम्ड। आपको बोलेगा गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डीम्ड ओनरशिप या गिव 5 केसेस ऑफ डीम्ड ओनरशिप, तो 5 केस आपको हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। पहला केस क्या लिखवाए, अगर आप धर्म पत्नी को या पत्नी पति के नाम पे ट्रांसफर करती हैं तो क्या हो गया बताइए, डीम्ड ओनर। पसंद जैसे पत्नी का प्रॉपर्टी और पति के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो कैसा ओनर हो गया बताइए, डीम्ड। बच्चा के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गया, लेकिन माइनर बच्चा, वो क्या हो गया बताइए, डीम्ड ओनर। उसके बाद क्या बताइए, इम्पार्शियबल स्टेट, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं किए। उसका लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए, एनी प्रॉपर्टी which is acquired on lease, लीज समझते हो क्या होता है लीज? देखिए लीज में और रेंट में फर्क होता है। लीज LEAS लिख दिए, लीज। चलो लीज और रेंट में ना फर्क होता है, क्या फर्क होता है बताइए। शॉर्ट टर्म के लिए रेंट ही होता है, रेंटल एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और लीज भी एक तरह का रेंटल एग्रीमेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रेंटल एग्रीमेंट करते हो, मतलब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे कोई चीज लेते हो या देते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कोई आदमी देखो इसका ज्यादा यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए मेरा जगह है और कोई होटल खोलने मांग रहा, होटल या रेस्टोरेंट खोलने मांगा, अब मान लीजिए वो 1 साल का एग्रीमेंट तो करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा बताइए। अब 1 साल का एग्रीमेंट किया, 1 साल तो दुकान को सेटल होने में ही लग जाएगा, और जब तक दुकान सेटल होगा हम उसको बोलेंगे तुम हटा दो, तो ऐसे फिर वो कहाँ जाएगा। इसीलिए जब कोई आदमी होटल खोलता है या कोई स्कूल खोल रहा है कोई बिल्डिंग में, मतलब कोई भी बड़ा बिजनेस खोल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, तो क्या करता है ना, 10 साल का, 20 साल का, 10 साल तो कम हो गया बहुत, 40 साल का, 50 साल का, 100 साल का, वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये लंबा एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीज। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेते हो तो उस केस में आप कैसा ओनर होते हो, डीम्ड ओनर। मालिक तो नहीं हो, मालिक के जैसा, मालिक तो नहीं हो, मालिक के जैसा, समझ रहे हो ना। ये वो लोग हैं जो मालिक एक्चुअली नहीं है लेकिन मालिक के जैसा है। These people are given all the rights of a legal owner. लीगल ओनर जैसा राइट्स इनके पास भी होता है, लेकिन फिर भी यही बात बोल रहे हैं आपको कि ये एक्चुअल ओनर नहीं,
ये कैसा ओनर है बताइए? डीम्ड ओनर। कितना पॉइंट हो गया बताओ? 1 पॉइंट और लिखो, 1 पॉइंट और लिखिए। कितना पॉइंट हो गया बोलो? 4 ना। 1 पॉइंट और लिखिए। प्रॉपर्टी which is acquired through cooperative society, हो गया बाबू? देखो मतलब जैसे अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो, जैसे क्या होता है ना, बहुत बार लॉटरी होता है, सरकार की तरफ से लॉटरी होता है। अब लॉटरी में क्या होता है कि जिसका नसीब लगा किसी आदमी को घर दे दिया जाता है। तो उसी तरह से सपोज कोई सोसाइटी का मेंबर है आप, वहां से आपको कोई घर मिला। जैसे कोई सरकारी नौकरी करिएगा तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, सरकारी नौकरी में आपको घर दिया जाता है। तो सर हाँ क्वार्टर दिया था कि भाई आप रहिए यहाँ पे, जब तक नौकरी करें तब तक रहिए, फिर जब नौकरी खत्म तो भैया घर भी छोड़ के चले जाएंगे। कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको क्या सरकार से घर मिलता है। तो ये तो हो गया सरकारी बंगला हो गया, ये लोग का अलग केस है। यहाँ पर क्या प्राइवेट में क्या बोला कि जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई सोसाइटी का मेंबर है, उस सोसाइटी के थ्रू क्या हो रहा है बताइए, हम लोग को घर अलॉट किया जा रहा है। वहाँ पे लॉटरी लगा और हम जीत गए, तो आप उसका एक्चुअल ओनर कभी नहीं बनिएगा, आप उसका हमेशा कैसा ओनर रहिएगा? डीम्ड ओनर। याद रखिएगा, डीम्ड ओनर रहिएगा। जब तक है आप रहिए, उसमें एक एग्रीमेंट रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि जब तक आपको रहना है रहिए, लेकिन आप जो सोचिएगा कि हम एक्चुअल ओनर है, आप एक्चुअल लीगल ओनर इसका नहीं बन सकते। तो ये वो केसेस है ना जहां पे आप मालिक होते हो बट मालिक के जैसा होते हो, मालिक के जैसा होते हो, मतलब आप एक्चुअली मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। तो दीज आर द केसेस ऑफ डीम्ड ओनरशिप। अगला केस लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, exempted property income। exempted property income नहीं। देखिए बाबू, exempted property income में आपको हम क्या बताने वाले हैं? अब आपको इस केस में हम आपको 5 ठो ऐसा इनकम बताने वाले हैं जो टैक्स नहीं लगता है। मतलब प्रॉपर्टी इनकम है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कमाते तो हो लेकिन उसके दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो आपसे पूछेगा 5 ठो ऐसा प्रॉपर्टी इनकम बताइए जिसपे टैक्स नहीं लगता है, तो क्या आंसर दोगे? चलो आओ देखो, सबसे पहला लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखिए the revenue generated from the buildings in remote areas the revenue generated from the buildings in remote areas around agriculture land। ये पूरा थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है आज का। फिर से बोले क्या? द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग इन रिमोट एरियाज अराउंड एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप कुछ कमा रहे हो रिमोट एरियाज से, अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग है, जैसे अगर आपका कोई घर है जो कि रिमोट एरिया में, जैसे आप लोग एक इंग्लिश में लाइन सुने होंगे फार्म हाउस, नाम सुने हो कि फार्म हाउस पे जाएंगे, फार्म हाउस पे जाएंगे। फार्म हाउस होता क्या है? फार्म हाउस कुछ नहीं होता है, गांव को ही क्या बोलते हैं बाबू? फार्म हाउस। आप सोचिए जैसे आप गांव जा रहे, ट्रेन में, अभी गांव जाने का सीजन आ गया, अभी सब बहुत सारे बच्चे गांव जाएंगे। अभी मान ट्रेन में बैठ के आप गांव जा रहे हो, आपसे कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, बोले गांव जा रहे, तो डज नॉट साउंड ब्यूटीफुल? गांव जा रहे कहीं जाता हो, अब लेकिन हम फार्म हाउस पे जा रहे, आपका इमेज बन जाएगा, बोले बाप रे कुछ भयानक जगह जाता होगा, बहुत पैसा वाला आदमी है, बहुत रिच आदमी है, कोई भयानक जगह पे जा रहा फार्म हाउस। अरे गांव को ही क्या बोलते हैं? फार्म हाउस। सिंपल। फार्म हाउस मतलब क्या होता है? द हाउस अराउंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रिमोट एरियाज। इंग्लिश में अगर बोले तो हाउस अराउंड द एग्रीकल्चर लैंड, मतलब क्या है? चारों तरफ खेती बाड़ी है, वहां पे बीच में तो घर बना लिए हैं, खुला आसमां, हंसी वादियां। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बताइए?
एग्जेम्प्टेड इनकम, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है दूर का गांव में जहां पे खेती बाड़ी होता है, अब वहां से आप कुछ पैसा कमा ली, आप सोचते हो सर वहां से पैसा कैसे आएगा, आपके मन में ये आता होगा कि वहां से पैसा कमाई कैसे होगा। कमाई होता है, जैसे मूवीज का शूटिंग होता है, तो मूवीज का शूटिंग कहाँ होता है, रिमोट सुंदर एरिया में होता है, वहां से पैसा आ गया। कोई आदमी पिकनिक करने ही गया, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल गए कि भाई हम यहाँ पे पिकनिक करेंगे, तो उन सब जगह पे लोग भाड़ा देते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये जो कमाई है आपका, अगर आप दूर का कोई गांव में एग्रीकल्चर लैंड के आसपास का कोई बिल्डिंग से कुछ पैसा कमाओगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये लाइन को पूरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि इफ, क्या लिखा बोलिए एक लाइन को एक बार रीड मारिए, द रेवेन्यू जनरेटेड, मतलब एक ऐसा इनकम जो आप कमाते हो उस बिल्डिंग से जो बिल्डिंग है कहां पे, रिमोट मतलब दूर में है और एग्रीकल्चर लैंड के आसपास है, तो वहां से अगर आप कुछ कमाइएगा तो आपका कमाई होने के बाद भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दूसरा लिखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, केएमसी। तो जैसे मान लीजिए कोलकाता में, कोलकाता के लिए केएमसी, हावड़ा के लिए एचएमसी, तो ये लोग क्या है, लोकल अथॉरिटी है। अब देखिए हर एरिया में सरकार का कोई ना कोई प्रॉपर्टी, जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल कोलकाता में आप ये समझिए कि जैसे एरिया में ना एक तो म्यूनसिपलिटी वाला लोग कम्युनिटी हॉल बना के रखता है, हर एरिया में केएमसी वाला लोग एक तो कम्युनिटी हॉल बना के छोड़ दिए। कम्युनिटी हॉल का मतलब क्या होता है, क्योंकि लोग जगह का कमी है तो लोग का जैसे शादी बाड़ी हो गया, बर्थडे हो गया, ये सब ओकेशन के लिए क्या होता है, भाड़ा देता है। देता कि नहीं देता बताइए। हर एरिया में एक तो हॉल है ऐसा जहाँ पर सरकार का है, वो सरकार के अंदर है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा, 5,000 10,000 15,000 आपको देना पड़े। तो अगर मान लीजिए केएमसी का कोई प्रॉपर्टी है, कोई शादी बाड़ी है, उसको भाड़ा ला के पैसा कमा रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसका है, लोकल अथॉरिटी का। मतलब लोकल अथॉरिटी का अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम होगा तो उस पर आपको टैक्स देने का दरकार नहीं। उसके बताइए तीसरा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लिखिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए हम लोग का देश में ना यही अच्छा है कि सबसे ज्यादा इज्जत किसको दिया गया बताइए, पॉलिटिकल पार्टी को। हर चीज में आप देखोगे छूट मिल गया, इसको छूट है। जैसे कोई पार्टी ऑफिस है, बहुत जगह आप अपना बहुत सारे एरिया में देखोगे पार्टी ऑफिस के ऊपर में शादी वाड़ी बना दिया है, पार्टी ऑफिस का ऊपर में क्लब है जिसमें बर्थडे वर्डे होता है, तो वहां से भी तो पैसा कमाई हो रहा। वो पैसा पे टैक्स लगता है नहीं, उस पैसा पे भी टैक्स नहीं लगता है। पार्टी ऑफिस वाला देखो, पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी टैक्स फ्री है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रॉपर्टी है तो सोचिए पॉलिटिकल पार्टी को भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा है। एग्जेम्प्टेड मतलब आप बाबू आपको टैक्स देना नहीं पड़े, भरपूर कमाइए, दबा के कमाइए, लेकिन आपको टैक्स देना नहीं पड़े, जितना कमाना कमाइए। कितना पढ़ोगे बताइए, 3। चौथा लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी इनकम ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। देखो टैक्स बचाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का सबसे बड़ा तरीका होता है चैरिटी। इसीलिए आप कोलकाता में अपना शहर में ही हम लोग देखिए, आप जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल देखिए, जितना भी बड़ा बड़ा कॉलेज देखिए, वो कोई ना कोई बड़ा रिच आदमी का है। कोलकाता के जो टॉप मोस्ट रिच बिजनेसमैन लोग हैं, आप जितने भी स्कूल्स में आप लोग पढ़ के आए हो, सब स्कूल किसी न किसी बड़े बड़े रिच आदमी लोगों का है। वो आदमी ऑलरेडी उसके पास पैसा बहुत है, वो क्या किया है बताइए, सरकारी स्कूल भी, सरकारी, अच्छा जैसे आप बोलोगे सरकारी स्कूल में पढ़ गए आप बोलोगे, क्योंकि होता आपके मन में आएगा हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल भी इनॉग्रेट स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। स्टार्ट कौन करता है, कोई ना कोई रिच आदमी का नाम से देखिए गवर्नमेंट स्कूल का भी नाम, वो अमीर आदमी लोग स्कूल खोला है, बाद में गवर्नमेंट से उसको फंड मिल गया तो गवर्नमेंट स्कूल बन गए। लेकिन आप देखोगे स्कूल जो है ना एक बहुत बड़ा साधन होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। जितना आप कमाते हो आप सरकार को देना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करिए, समाज सेवा करें। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, डॉन बॉस्को स्कूल का नाम सुने। डॉन बॉस्को स्कूल जो है वहां पे नॉर्मली बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल है, वो कोलकाता का टॉप मोस्ट स्कूल है और बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स है उसमें आप देखिएगा एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत पैसा लेके पढ़ाया जाता है और एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया जाता है चैरिटी पर्पज के लिए। सब टैक्स का खेला है बाबू भैया, किसका खेला है, टैक्स का, सब टैक्स का खेला है।
सब आप ये मत सोचिए कि सब कोई दुनिया में चैरिटी बोल के कुछ नहीं होता है। दैट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग द टैक्स। टैक्स का मैनिपुलेशन एक खेला है, मेन खेला है। बात समझे ना। अगर मान लीजिए हम बहुत पैसा कमाने लगे, करोड़पति बन गए, तो अब हमको तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या सोचेंगे, भाई सरकार को टैक्स देने से अच्छा है बच्चा लोग का स्कूल खोल दो, सरकार को टैक्स देने से अच्छा है एरिया में पानी का व्यवस्था कर दो, सरकार को टैक्स देने से अच्छा है एरिया का 50-100 आदमी को खाना खिला दो। आदमी ये सोचता है। तो ये क्या हो गया बताइए, इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द टैक्स। टैक्स को छुपाना, टैक्स को छुपाना। बात समझे ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा यहाँ पे बोला है कि अगर आपका प्रॉपर्टी इनकम है चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी करते हो, समाज सेवा करते हो और आप लोग का कुछ इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है, तो उस केस में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कितना पॉइंट हो गया बताइए। लास्ट पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो प्रॉपर्टी इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब हम लोग नहीं, हम लोग भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बट कोचिंग सेंटर को अलग कैटेगरी में रख दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जो एक्चुअली जो लोग सरकारी है, रजिस्टर्ड है। जैसे बहुत सारे स्कूल में भी देखिएगा शादी बाड़ी का काम होता है। बहुत सारे स्कूल में देखिएगा सुबह में स्कूल गए, शाम को देख रहे उसी में खाने के लिए जा रहे। जाओ बाबा, सुबह में देखिए आप स्कूल पढ़ के आ रहे, जिस बेंच में बैठ के आप कॉपी किताब में लिखते हो उसी बेंच में देख रहे रात को चिकन दबा रहे। बोले ये क्या हो गया भाई, खाना खा रहे, मतलब क्या हो गया बताइए। क्योंकि आप देखते हो हम लोग कोलकाता में भी तो ऐसा होता ही है। बहुत सारा स्कूल ऐसा है जहाँ जो दिन में स्कूल होता है, रात में शादी बाड़ी। गलत मत समझिए, रात में क्या बताइए, शादी बाड़ी। रात में शादी बाड़ी हो जाता है, वहाँ पे आदमी जाते हैं, खूब खाते हैं, नाचते बजते आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, स्कूल वाला को क्या पैसा नहीं लेता होगा, स्कूल वाला पैसा लेता है। बस में स्कूल वाला पैसा लेता है उसके लिए, शादी बाड़ी के लिए। हम बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे खाली शादी बाड़ी होते रहता था। बस में ना स्कूल क्लास कम होता था, खाली शादी बाड़ी में चल जाता था। तो रोज एवरीडे जब हम सुबह में स्कूल जाते थे, रात को वहाँ पे जैसे उस रास्ता से गुजरिएगा, देखिए बेटा लाइट लगा हुआ है, रात में शादी बाड़ी और सुबह में स्कूल। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब जैसे शादी का सीजन में ऑलमोस्ट कभी दाल लगा हुआ है, कभी सब्जी लगा हुआ है बेंच में, क्या बोल सकते। तो मतलब ये होता है, जो भी हो ये तो कमाई होगा ना। जब स्कूल वाला लोग फ्री में, तो जबरदस्ती कोई स्कूल नहीं ना ले लेगा, बात समझे, तो पैसा देता होगा। तो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर कोई प्रॉपर्टी है और उससे अगर वो कुछ कमाता है तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये थे आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको हम आज पढ़ाए। तो हमसे कुछ पूछते बताइए। अब यहाँ से इसके बाद से ना प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, सम्स वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ये एकदम एक्सक्लूसिव थ्योरी है, मतलब इस थ्योरी का सम्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं, ये थ्योरी ही है। बात समझे। आप इसके बाद जब अगला दिन करेंगे उसमें भी थ्योरी करेंगे, लेकिन वो सम्स वाला थ्योरी है, जिस थ्योरी की हेल्प से आप सम्स बनाओगे। रुको, कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं, बताओ। बताइए हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहने के लिए सेक्शन कितना है बताइए, 22 से 27। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए कितना कंडीशन है बताइए, 3। पहला ये आपका क्या होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा आप उसका, और तीसरा इट शुड बी लेट आउट, मतलब अगर आप खुद रहते तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा उसके बताइए डीम्ड ओनर मतलब कौन, रियल ओनर या जो मालिक के जैसा है। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। हाँ, और तीसरा कैटेगरी में आता है 5 तो ऐसा इनकम जिसपे टैक्स देना नहीं पड़ता। दीज आर द एक्सक्लूसिव थ्योरी क्लास, मतलब इसमें पूरा हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी था। अब अगला दिन इसी के ऊपर सम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबू।